हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं बच्चों बोहर्स मॉडल ऑफ एटम का। सबसे पहले बच्चों बोहर्स मॉडल ऑफ एटम हमारे पास कब आया? जब हमारे पास टू मॉडल्स जो कि थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम फेल हो गए। वैसे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम सबसे अच्छा मॉडल था और बस उसमें एक ही शॉर्ट कमिंग थी कि आपके पास जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो स्टेबिलिटी को किसने एक्सप्लेन किया? बोहर्स मॉडल ऑफ एटम ने एक्सप्लेन किया। और बोहर्स मॉडल ऑफ एटम से पहले हमने बच्चों क्या डिस्कस कर लिया है कि जो हमारे पास लाइट होती है उसका ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। ओके, तो बोहर ने बच्चों कुछ पॉस्टुलेट्स दिए अपने मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसे ही हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे। तो वो पॉस्टुलेट्स क्या क्या थे बच्चों? फर्स्ट पॉस्टुलेट उसने कहा एटम कंटेन टू पार्ट्स। एटम कंटेन टू पार्ट्स, वन इज न्यूक्लियर पार्ट एंड अनदर इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर पार्ट क्या था बच्चों? हमारे पास न्यूक्लियर पार्ट होता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ओके बच्चों, जैसे यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ये क्या होगा? न्यूक्लियर पार्ट होगा। और जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे जिस पार्ट में उसे हम क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कंटेन इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो न्यूक्लियर पार्ट में क्या होता है बच्चों? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और जबकि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल बोहर्स के अकॉर्डिंग ही था, जैसे बोहर ने बोला था। वो कहता है कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। और कहते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो तो सेंटर में प्रेजेंट होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके अराउंड क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉस्टुलेट था बोहर्स के मॉडल का। सेकंड पॉस्टुलेट क्या था बच्चों? सेकंड पॉस्टुलेट था इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्कुलर क्लोज्ड ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट को बच्चों हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं या फिर हम उसे शेल भी कहते हैं, हैविंग फिक्स्ड एनर्जी। सेकंड वो क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो सर्कुलर क्लोज पाथ में रिवॉल्व करता रहता है जिनकी एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, ऑर्बिट भी बोलते हैं और शेल भी बोलते हैं। तो ये आपके पास क्या होगा? सेकंड पॉस्टुलेट ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। अब बच्चों सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि अगर हम है ना n इज इक्वल टू 1 तो हम इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। अगर के एल एम की टर्म में बोले तो हम इसे क्या बोलते हैं? के शेल, एल शेल, एम शेल। हम ये नहीं बोलते कभी भी के ऑर्बिट, एल ऑर्बिट, नहीं। ठीक है, सिर्फ बोलने में डिफरेंस होता है, के शेल या फिर क्या बोल दो उसे? फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, तो इन ऑर्बिट्स को हम क्या कहते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट्स। स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्यों कहेंगे? क्योंकि इनकी एनर्जी फिक्स होती है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं? दे आर स्टेशनरी ऑर्बिट्स। अब और क्या होता है बच्चों? यहाँ पर हमारे पास कितनी भी ऑर्बिट हो सकती है स्टेशनरी। देयर आर इनफाइनाइट स्टेशनरी ऑर्बिट्स अवेलेबल अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, तो ये हमारे पास सेकंड पॉस्टुलेट है। थर्ड पॉस्टुलेट है बच्चों, आउट ऑफ दीज इनफाइनाइट अवेलेबल सर्कुलर ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व ओनली इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट्स इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन में 2 पाई एंड दिस इज नॉन एज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, थर्ड कहता है कि देखो हमारे पास क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अराउंड हमने क्या बोला कि जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स प्रेजेंट होती है, बट इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है जिनका एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है। ठीक है, और उस एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन में 2 पाई। और इसे हम क्या बोलते हैं? इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उसकी वैल्यू फिक्स हो गई ना, तो इसका मतलब क्या है? अगर वैल्यू फिक्स है तो इट मीन्स क्वांटाइजेशन टेक्स प्लेस। अब देखो बच्चों, एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है? mvr। ठीक है, mv क्या होता है हमारे पास? लीनियर मोमेंटम। बट ये क्या है आपके पास? एंगुलर मोमेंटम किस में होता है बच्चों? जब कोई बॉडी क्या करती है? रोटेट करती है, तो उस केस में उसका क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम, नॉट लीनियर मोमेंटम। जब एक ऑब्जेक्ट लीनियरली मूव करता है तो लीनियर मोमेंटम होता है, जब एक ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम के लिए हम क्या करें? लीनियर मोमेंटम को अगर हम रेडियस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है? एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होती है? इंटीग्रल मल्टीपल मीन्स n इंटू h अपॉन में 2 पाई। ओके, तो हमेशा ये वैल्यू फिक्स होती है एंगुलर मोमेंटम की। अगर हमें एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना हो किसी भी ऑर्बिट के लिए तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से।
देखो अच्छा यहाँ पे h क्या होगा, कांस्टेंट होगा, 2 पाई भी क्या है, कांस्टेंट है, n की वैल्यू पुट करो और हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी, जहाँ पे m क्या होता है बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड n इज ऑर्बिट, v इज वेलोसिटी, r इज रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट। ठीक है, जिस ऑर्बिट की हमें फाइंड आउट करनी है मोमेंटम, तो ये क्या होगी, उसकी ही वैल्यू आएगी। ये हो गए हमारे पास बच्चों 3 पॉस्टुलेट। नेक्स्ट हमारे पास जो 4th पॉस्टुलेट होता है, दैट इज एनर्जी ऑफ ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज फिक्स्ड। हमने ये कहा है ना कि वो एक स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब क्या है बच्चों, उस ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है, मतलब वो चेंज नहीं होती। अगर एनर्जी फिक्स होगी तो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता करता अपनी एनर्जी लूज़ करेगा ही नहीं, मतलब क्योंकि उसकी एनर्जी फिक्स है ना, बस वो उसमें रिवॉल्व करता रहेगा। तो इसलिए हम क्या कहते हैं यहाँ पर, ये मॉडल स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है, क्योंकि यही थी उसकी जो लिमिटेशन थी रदरफोर्ड की, कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता करता अपनी एनर्जी लूज़ कर देगा और फाइनली वो कोलैप्स हो जाएगा किसमें, न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एनर्जी ऑफ ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज फिक्स्ड एंड एज द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज फ्रॉम द न्यूक्लियस इट्स एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, वो कहते हैं कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे के शेल का डिस्टेंस तो इतना है बच्चों, ठीक है, फिर एल शेल का डिस्टेंस इससे ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, फिर एम शेल का और ज़्यादा हो जाएगा डिस्टेंस। तो यहाँ पे कहता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसके लिए हम फार्मूला भी पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी मैं आपको इस फार्मूले की हेल्प से समझा देती हूँ। देखो बच्चों, ये क्या होते हैं, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, देखो फॉर्मूले से हमें क्या लगता है यहाँ पर कि जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। डिक्रीज नहीं होती बच्चों, वो वहाँ पे वो क्या होता है, वो मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है एनर्जी की, क्योंकि ई इन्फिनिटी क्या होती है, ज़ीरो। ठीक है, ई इन्फिनिटी, देखो ई इन्फिनिटी अगर यहाँ पे आर की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दूँ तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, ज़ीरो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो और भी हम वैसे भी हम बोलते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आपके पास एनर्जी क्या होती है, ज़ीरो। ठीक है, अगर हमें इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, अगर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा, और जो अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा उसकी वजह से एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, उसकी वजह से एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि इन सभी शेल्स के लिए एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी। और तो मैक्सिमम एनर्जी मतलब इनफाइनाइट ऑर्बिट के लिए कितनी एनर्जी है, ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तभी लिखा है, इन एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, पर क्योंकि नेगेटिव साइन जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा, ठीक है, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, पर माइनस साइन में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड स्मॉल आएगा तो नेगेटिव एनर्जी के साथ वही वैल्यू क्या बन जाएगी, हाई बन जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है हमारे पास कि जैसे जैसे डिस्टेंस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज होता है वैसे वैसे एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। और हमें पता है मैक्सिमम एनर्जी किसके लिए होती है, इनफाइनाइट ऑर्बिट के लिए होती है। ठीक है, जिसके लिए n इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है उसके लिए मैक्सिमम एनर्जी कितनी होती है, ज़ीरो होती है। ओके स्टूडेंट, तो तभी हम ये बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे ज़ीरो हो गई ना, ठीक है, अप्रोच करके, तो मतलब जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज हुआ एनर्जी भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो ये था हमारे पास 4th पोस्टुलेट। 5th है बच्चों, 5th में वो कहते हैं कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा वो ना तो अपनी एनर्जी लूज़ करेगा और ना ही अपनी एनर्जी गेन करेगा कहीं से भी। ठीक है, तो और उसके बाद नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या बन जाएगा कि वो अपनी एनर्जी, ठीक है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या फिर आपके पास एब्जॉर्ब करेगा या आपके, ठीक है, या लूज़ करेगा, तो वो क्या करता है वहाँ पे, वो एक ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा। ठीक है, वो अभी हम पढ़ेंगे। तो पहले 5th में वो क्या कहता है कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तब तक ना तो वो अपनी एनर्जी लूज़ करता है और ना ही वो कोई एनर्जी गेन करता है। ठीक है, until electron revolve in any of the stationary orbit it will neither lose energy nor gain energy। ओके, उसके बाद है बच्चों हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। ठीक है, जो इन पोस्टुलेट से रिलेटेड है, जो हमारा नेक्स्ट पोस्टुलेट आएगा, ठीक है, उनमें ये टर्म्स यूज़ होगी, तो पहले हमें इसका मतलब पता होना चाहिए।
ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। तो सबसे पहले बच्चों ग्राउंड स्टेट क्या होता है? ग्राउंड स्टेट इज लोएस्ट एनर्जी स्टेट। लोएस्ट एनर्जी स्टेट कौन सी होती है? जिसके लिए n इज इक्वल टू 1 होता है। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो हमारे पास वो क्या होती है? लोएस्ट एनर्जी स्टेट, और उसे हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। ओके, देन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट्स क्या होती है? एनर्जी स्टेट अदर देन लोएस्ट एनर्जी स्टेट। ठीक है, बाकी की जो एनर्जी स्टेट्स होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे? एक्साइटेड स्टेट। जैसे n की वैल्यू बच्चों 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, मतलब 1 नहीं होनी चाहिए सिर्फ, बाकी कुछ भी वैल्यूज़ हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे? एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू क्या होगी? 2। ये हमेशा ध्यान रखना है, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिखा होता है और हम क्या करते हैं? गलती करते हैं, n इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, जो कि रॉन्ग हो जाता है। n इज इक्वल टू 1 किसके लिए होता है? ओनली फॉर ग्राउंड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी बनेगी? n इज इक्वल टू 2 वाली। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कौन सी बनेगी? n इज इक्वल टू 3 वाली, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट तो स्टार्ट ही किससे हो रही है? n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 2 वाली। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या बनेगी? n इज इक्वल टू 3 वाली। ठीक है, ऐसे ही बच्चों अगर 8th एक्साइटेड स्टेट के बारे में पूछा जाए तो वो कौन सी बनेगी? n इज इक्वल टू 9 वाली। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास 5th पॉस्टुलेट। नेक्स्ट है 6th पॉस्टुलेट। कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन को कहीं से एनर्जी मिली, ठीक है, तो वो क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अगर इसे किसी पर्सन को भी पैसे मिलते हैं तो वो ले लेता है ना। ठीक है, अगर ठीक है, तो इसमें भी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन को अगर कहीं से एनर्जी मिली तो वो क्या ले लेगा? एनर्जी ले लेगा और वो जंप कर जाएगा किसी हायर ऑर्बिट में। ठीक है, an electron can jump to any higher orbit from any lower orbit by absorbing suitable energy in the form of photon। ठीक है, ऐसे ही वो बिना एनर्जी एब्जॉर्ब किए ही आपके पास सेकंड हायर ऑर्बिट में नहीं जा सकता। वो कैसे हायर ऑर्बिट में जाएगा बच्चों? वो हायर ऑर्बिट में तभी जाएगा जब वो कुछ एक सुटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट से सेकंड में चला जाए, हो सकता है फर्स्ट से किस में चला जाए बच्चों? थर्ड में चला जाए, किसी में भी। अगर कम अमाउंट एनर्जी का एब्जॉर्ब किया, ठीक है, इतना अमाउंट का एनर्जी का एब्जॉर्ब किया कि वो फर्स्ट से सेकंड में ही जा पा रहा है। ठीक है, अगर उससे बहुत ज़्यादा किया तो वो फर्स्ट से थर्ड में जा पा रहा है। हो सकता है इतना ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले कि वो फर्स्ट से डायरेक्ट फोर्थ में चला जाए। ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है सेकंड से थर्ड में, सेकंड से फोर्थ में, या थर्ड से फोर्थ में, किसी भी में। ठीक है, मतलब लोअर एनर्जी स्टेट से किस में जाएगा? हायर एनर्जी स्टेट में। मतलब सेकंड से तो थर्ड वाली भी हायर एनर्जी है ना, सेकंड वाली के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सुटेबल अमाउंट एनर्जी का एब्जॉर्ब करता है और किस में चला जाता है? हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 पॉस्टुलेट। 7th है बच्चों, इलेक्ट्रॉन कैन रिटर्न टू एनी ऑफ द लोअर स्टेट। ठीक है, पहले तो ठीक है हायर स्टेट में जा रहा था, अब हायर स्टेट से वापस आ रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ है जो एक्साइटेड स्टेट होती है वो अनस्टेबल स्टेट होती है। कोई भी इलेक्ट्रॉन उसमें ज़्यादा देर तक रहना पसंद नहीं करता। जैसे सपोज करो कि हम कहीं बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं, ठीक है, पर आना तो वापस कहाँ होता है? अपने घर ही आना होता है ना। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन को भी कहाँ आना होता है? लोअर एनर्जी स्टेट में आना होता है दोबारा। ठीक है, देखो एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या जाएगा? ऊपर जाएगा। ठीक है, हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। बट जब हायर एनर्जी स्टेट से दोबारा लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो वो एनर्जी क्या करेगा? एमिट करेगा, वो एनर्जी एमिट करेगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन कैन रिटर्न टू एनी ऑफ द लोअर स्टेट फ्रॉम एनी ऑफ द हायर स्टेट बाय रिलीजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द फोटोन। ठीक है, यहाँ पे नोट की फॉर्म में लिखा हुआ बच्चों, एक्साइटेड स्टेट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इज हाईली अनस्टेबल एंड इट विल स्टे देयर ओनली फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। केवल कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए वो वहाँ पे स्टे करता है एक्साइटेड स्टेट में, फिर क्या करता है बच्चों? वापस आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पोस्टुलेट है बच्चों हमारा 8, इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व इन एनी ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट अनलेस until force acting toward the center, that is centripetal force, should be equal to force acting away from the center, that is centrifugal force। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम सेंट्रीपिटल फोर्स को समझते हैं क्या होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझते हैं क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स तो आपको पता ही है कि वो अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस क्या हैं? आपस में अपोजिटली चार्ज हैं।
ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है बच्चों, जैसे सपोज करो हमने क्या किया, एक स्टोन लिया और उसके एक पर हमने क्या टाई कर दी बच्चों, थ्रेड टाई कर दिया, और फिर हमने उसको क्या किया, ऐसे रोटेट किया, और रोटेट करने के बाद हम उसको एकदम से ऐसे रिलीज़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो क्या होता है, वो दूर चला जाता है ना बच्चों, ठीक है। तो वो उसके टेंजेंट के अक्रॉस वो क्या हो जाता है आपके पास, वो जो स्टोन होगा वो वहाँ पे से दूर चला जाएगा, तो वहाँ पे उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो अब देखो बैलेंस कैसे होता है इन एक्चुअली, हम कहते हैं ना कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स नहीं करते, ठीक है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है बच्चों वो बैलेंस होता है, तो इस वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है, रिवॉल्व करते रहते हैं एक फिक्स स्टेशनरी ऑर्बिट में। तो देखो उन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो आपने पढ़ा हुआ है बच्चों, ये क्या होता है, mv²/r, ओके। अब हमें पढ़ना है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, टू चार्जेस के बीच में होता है। अब यहाँ पे टू चार्जेस कौन कौन से हैं, एक तो बच्चे हैं न्यूक्लियस और एक है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। न्यूक्लियस के लिए चार्ज कितना मानेंगे, ZE क्यों मानेंगे, क्योंकि देखो हो सकता है किसी एलिमेंट में 2 प्रोटॉन हो तो 2E हो जाएगा, हो सकता है किसी में 3 प्रोटॉन हो तो 3E हो जाएगा, अगर किसी में 4 प्रोटॉन होंगे तो 4E हो जाएगा, न्यूक्लियस तो चेंज होता रहता है ना, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमेशा क्या रहता है, E रहता है, ठीक है। हम तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कंसीडर कर रहे हैं ना। तो फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, K इंटू में Q1 Q2/r², ठीक है, K इंटू Q1 Q2/r²। तो Q1 क्या है बच्चों, ZE, और Q2 क्या है, ओनली E। तो हमारे पास कितना आ गया, K इंटू ZE²/r²। R इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। और K की वैल्यू, क्योंकि हम यहाँ पे CGS सिस्टम ही कंसीडर करेंगे ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी रहे, ठीक है। तो उसके K की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया बच्चों, ये एक एक्सप्रेशन आ गया, इससे हम बड़े अच्छे एक्सप्रेशंस डिराइव करेंगे रेडियस के लिए, एनर्जी के लिए और वेलोसिटी के लिए, ठीक है, जो कि एडवांस लेवल में भी बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों वहाँ से, ठीक है। मेंस और नीट में तो बनते ही हैं, ठीक है, एडवांस में भी उसके क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक नोट बच्चों, बोहर मॉडल इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। जिन पार्टिकल्स में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, बोहर मॉडल के जितने भी फॉर्मूलाज होंगे, जितने भी पॉस्टुलेट्स हैं, वो उन्हीं के लिए वैलिड होंगे, ठीक है। जो हमारे पास बेसिकली तो फॉर्मूलाज के लिए होता है, ठीक है, तो वो उनके लिए वैलिड होंगे कि जो बोहर मॉडल है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये एक इसकी मेजर ड्रॉबैक भी है, क्योंकि ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, कि जो हम इससे अब नेक्स्ट क्लास में जो हम डेरिवेशंस करेंगे ना फॉर्मूलेज की एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वो फॉर्मूले सिर्फ आपके पास एप्लीकेबल होंगे ओनली किसके लिए, ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम कैसे बच्चों, लाइक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 - 1, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। लिथियम 2 पॉजिटिव आयन में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 3 - 2 कम्स आउट टू बी 1। ओके बच्चों, तो ये थे हमारे पास, दिस इज ऑल अबाउट पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बोहर्स मॉडल, जिसमें हम डेरिवेशन को स्टडी करेंगे। एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।